हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम क्लास नंबर 16 यानी 17 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है सीडीपी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे, यानी सामाजिकरण क्या होता है। यानी आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस के बारे में। यानी आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है। और अगर आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर यूपी टेट की कर रहे हैं या फिर रीट एग्जाम की कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी अगर आप मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं अपने सेशन पे। यानी जितने भी वीडियो मैं डाल रहा हूं अपने चैनल पे, तो सारे के सारे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डाल रहा हूं। यानी कोई भी क्वेश्चन मैंने ऐसा अपलोड नहीं किया हुआ है जो कई बार पूछा ना गया हो। यानी हर सेशन में, हर वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं जो 100 टाइम प्रीवियस ईयर में रिपीट हो रहे हैं। तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ताकि मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, जब तक आप खुद से नोट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक तैयारी आपकी बेहतरीन नहीं होने वाली है। और आज का हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन, क्लास नंबर 17 रहने वाली है, जिसमें हमने जो 16 जो वीडियो है वो अपलोड कर दिए हैं। एक प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको सारे वीडियो मिल रहे होंगे, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिएगा, लाइक से तो आपने कर दिया होगा। चलिए, फर्स्ट कुछ सारे क्वेश्चन हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। यानी हर क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो कर रहे हैं सीटेट की तैयारी, तो तैयारी आपकी बहुत ही बेहतरीन हो रही होगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और हो सके तो नोट्स बनाते रहिएगा ताकि तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। पढ़िए क्या बोला जा रहा है, देखिएगा। हम पढ़ेंगे आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, सोशलाइजेशन से रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और देखते हैं क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़िएगा, लिखा हुआ है कि विकास का कौन सा पहलू समाज समाज लिखा हुआ है, क्योंकि विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिग्रहण व अंतर व्यक्तिगत रिश्ते बनाने से संबंधित है। देखो यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है, यानी डेवलपमेंट का ऐसा कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा ऐसा पहलू है जहां पे हम समाज से इंटरैक्ट करते हैं। यानी जब हम कौशल को सीखते हैं, मूल्य को सीखते हैं, अपने रीति रिवाज को सीखते हैं, तो ऐसे कौन सा जो पहलू है उसके बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है, जहां पे हम समाज से रिलेटेड बातें सीखते हैं, हम समाज में इंटरैक्ट करके सीखते हैं। क्योंकि आपने वैगोत्स्की के बारे में सुना होगा, उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में बताया हुआ है कि हमारे डेवलपमेंट में, हमारे विकास में समाज का बहुत बड़ा रोल है ना। तो क्या यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास होगा? संज्ञानात्मक तो हमारे दिमाग से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे दिमाग की बात तो करें, दिमाग में कि मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी, आप सोचते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, तो ये टॉपिक उसके लिए है। आगे संवेगात्मक विकास, मतलब हमारे इमोशंस कैसे होते हैं, किस तरीके से हमारी फीलिंग्स, भाव विचार कैसे हैं। या शारीरिक विकास में आप कौशल सीखते हो, मूल्य सीखते हो। यानी यहाँ पे किसकी बात, सामाजिक विकास की बात करी जा रही है। पहली बात तो आप समझ सकते हैं, हम सोशलाइजेशन पढ़ रहे हैं, यानी समाज के बारे में पढ़ रहे हैं कि हम समाज में रह के अपना डेवलपमेंट कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे और किस तरीके से सीखेंगे, उसकी बात हो रही है। क्लियर? तो हमारे विकास में, हमारे डेवलपमेंट की प्रक्रिया में समाज का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम अनुकरण करके सीखते हैं। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अभी सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास को पढ़ रहे हैं। और बाल विकास में क्या होता है, बच्चा जहां पे एक्टिव होता है, आप उस ऑप्शन के साथ में जाइए, कभी भी आपका ऑप्शन गड़बड़ नहीं होगा। क्लियर? इतनी बात। चलते मिलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या बात बोली जा रही है। और आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा, जहां पे हम सामाजिक विकास के बारे में बात करते हैं, जहां पे हम समाज में इंटरैक्ट करके सीखते हैं। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन और बताइए यहाँ पे क्या बात बोली गई है। लिखा हो कि वह प्रक्रिया, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता व समकक्षी यानी जो उसके आसपास के लोग हैं व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतः क्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है, कहलाती है। देखो कितनी बढ़िया सी बात बोली गई, इतनी सिंपल बात बोली गई, आप इजीली इसका आंसर बता सकते हो कि यहाँ पे क्या बात बोल रहे हैं। यानी कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक बच्ची जो है वो अपने माता पिता और उनके जो आसपास के लोग रह रहे हैं, यानी जो समकक्षी हैं, वह उनके महत्वपूर्ण व्यक्तियों से इंटरैक्ट यानी अंतः क्रिया करके कौशल एवं विचार मूल्य सीखती है। तो ये कौन सा, क्या वो पाठ है, क्या वो सामाजिकरण है, क्या वो अधिसंज्ञान है, क्या वो एकीकरण है? देखो, पाठ का मतलब होता है स्कैफोल्डिंग, यानी कोई बच्चा है वो थोड़ा सा अटक रहा है किसी काम में, और हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी उसको हेल्प दे रहे हैं। तो पाठ का मतलब होता है सपोर्ट, यानी ढांचा, या इसका फोल्डिंग बोलते हैं, जहां पे हम एक दूसरे की मदद करके उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। जैसे मान लीजिए क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं, एज अ टीचर उनको सिखा रहे हैं, तो कहीं पर बच्चा अटक रहा है तो आप उसकी थोड़ी सी मदद कर रहे हो, तो मदद को पाठ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे पाठ की बात तो हो नहीं रही, यहाँ पे उसकी बात हो रही है कि हम कैसे इंटरैक्ट करते हैं, जहां पे हमारे माता पिता रहते हैं और हमारे आसपास के लोग रहते हैं। तो हमारे माता पिता और हमारे आसपास के लोग समाज में रहते हैं, यानी सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है
जिसके बारे में बात की जा रही है कि हम समाज में रह के मूल्यों और विचारों को सीखते हैं और एक दूसरे का अनुकरण करके आगे बढ़ते हैं। क्लियर? हमारी स्क्रीनशॉट फिर आगे बढ़े। पढ़ते सेकंड थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या बात बोली जा रही है। आगे चलते हैं। आई होप आपने पिछले वीडियो देखे होंगे, क्योंकि अगर आप कर रहे हैं रीट्स या रीट एग्जाम की तैयारी या यूपी टेट की कर रहे हैं, सीट की कर रहे हैं, तो आप पिछले वीडियो देखिए, हमने सारा पैटर्न बता रखा है आपको कि आप किस तरीके से तैयारी करें, यानी मैंने एक एक पॉइंट बता रखा है आपको बढ़िया तरीके से। तो अगर आपने वो वीडियो देखे होंगे या देख लेंगे तो आपको काफी सपोर्ट मिल जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप थोड़ा सा भी उन वीडियो को देखेंगे। चलिए देखो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले हमको स्ट्रैटेजी सीखनी पड़ती है, यानी पैटर्न क्या है उसका। जब हम पैटर्न सीखते हैं तो हमको एक्चुअली पता चलता है कि हमको पढ़ना क्या है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन इतनी प्रोवाइड होने के बावजूद भी इतना फेलियर आ रहा है। 20 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था जो अभी दिसंबर में एग्जाम हुआ है, और केवल 3 लाख लोग पास हो रहे हैं, यानी 86% लोग फेल हो रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि आपको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, या फिर आपको सही कंटेंट नहीं मिल रहा है ना? तो आपको सही जगह से पढ़ने की बहुत जरूरत है। देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहे कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिक अर्थ का कारक है, यानी प्राइमरी एजेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखो, तो प्राथमिक एजेंट यानी प्राथमिक सामाजिक अर्थ की बात कर रहे हैं। तो प्राथमिक सामाजिक अर्थ में मैं आपको एक बात बता दूं कि प्राथमिक यानी प्राइमरी एजेंट जो होता है वो हमेशा परिवार होता है, यानी आपकी फैमिली जो होती है वो पारिवारिक, यानी जो आपकी फैमिली है वो क्या है, वो प्राथमिक एजेंट है। क्या है? प्राथमिक। और सेकेंडरी की बात करी जाए तो हमारा स्कूल हो गया है। अगर स्कूल के साथ में पास पड़ोसी जुड़ा हुआ है तो आप स्कूल के साथ में सेकेंडरी होता है। और प्राइमरी की बात करी जाए, प्राइमरी एजेंट की, तो प्राइमरी एजेंट होता है फैमिली, हमारे माता पिता, हमारा परिवार जो है वो प्राथमिक एजेंट है। प्राथमिक सोशलाइजेशन यानी प्राइमरी सामाजिकरण है। तो यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं। क्या वो निकटतम परिवार है? सांस्कृतिक धारणाओं की बात यहाँ पे करी नहीं जा रही, धार्मिक संगठन की बात यहाँ पे नहीं हो रही, मुद्रित संचार माध्यम की बात यहाँ पे नहीं हो रही, प्राथमिक सामाजिकरण की बात हो रही है। तो ये निकटतम परिवार, मैंने अभी आपको बताया कि अगर परिवार के साथ में पास पड़ोसी जुड़ा होता, अड़ोस पड़ोस के लोग, तो वो भी परिवार के अंदर जाता। लेकिन अगर स्कूल के साथ में जुड़ा हुआ है, कि स्कूल के साथ में पास पड़ोस जुड़ा हुआ है, तो वो सेकेंडरी एजेंट हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइमरी की बात जब भी आपके सामने आ जाए सीटेट में, तो आप आंख बंद करके ऑप्शन लगा दीजिएगा, बिल्कुल भी कभी गड़बड़ नहीं हो सकता कि अगर आपने प्राथमिक पूछा गया है तो आप हमेशा परिवार के साथ में जाइएगा, अपने माता पिता के साथ में रहिएगा। क्लियर? चलिए, फर्स्ट ऑप्शन जो है क्लियर हो जाएगा। पढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या बात बोली जा रही है। देखो, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, 23 में भी आया है, 24 में भी आया है। मतलब अगर आप प्रीवियस उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन जेंडर स्टीरियोटाइप से हमेशा आता है। मतलब जेंडर जो हमारा टॉपिक है उससे क्वेश्चन आना ही आना है, 100% तय है। और मैं आपको इस तरीके से अभी बताऊंगा, आपके माइंड में बैठ जाएगा बिल्कुल। देखो, अगर आपके सामने जेंडर लिखा हुआ है, जेंडर प्रमुख रूप से निर्मित है। देखो, अगर जेंडर की बात करी जाए यहाँ पे, पहले तो क्या होता था, पहले तो दोनों में लिंग ही लिख के आता था। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अगर यहाँ पे जेंडर लिखा हुआ है और आपके सामने सेक्स लिखा हुआ है, देखो, और दोनों में ही हिंदी में लिखा होता है लिंग, यानी दोनों में हिंदी में तो लिंग ही लिखा होगा, लेकिन वैसे अगर इंग्लिश में लिखा होगा तो इसमें जेंडर लिखा होगा और एक जगह पे आपसे सेक्स लिखा होगा। तो आपसे पूछेगा कि मुझे बताइएगा कि यहाँ पे प्रमुख रूप से जो है कौन सा निर्मित है, क्या वो जैविक है, क्या वो सामाजिक है, चिकित्सीय है या यादृच्छिक है। देखो, अगर जेंडर की बात करी जाएगी तो जेंडर जो होता है वो सामाजिक होता है। कैसा? समाज ने बताया बनाया हुआ है कि लड़कियां ये काम करेंगी, लड़के ये काम करेंगे, है ना? ये लड़के बाहर से कमा के लाएंगे, लड़कियां जो है घर में खाना बनाएंगी। तो ये समाज ने तय किया हुआ है, तो ये सामाजिक है। मतलब जेंडर जो है वो सामाजिक है। लेकिन सेक्स की बात करी जाए तो सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल होता है। क्या होता है? जैविक होता है। सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल होता है, कि लड़का लड़की जो है वो, लड़का कैसे है लड़की कैसे है, तो ये बायोलॉजिकल है ना, इसको बना नहीं दिया गया अपनी तरफ से है। ठीक है? तो ये बात, तो अगर सेक्स आपके सामने लिख के आएगा तो आप जाओगे जैविक के साथ में, बायोलॉजिकल के साथ में। अगर जेंडर लिखा हुआ है तो आप जाओगे सामाजिक अर्थ के साथ में। समाज ने बनाई हुई है ये रूढ़िवादिताएं, समाज ने बनाई हुई है कि लड़कियां जो है वो अंदर ही रहेंगी, लड़के बाहर काम करने के लिए जाएंगे। हालांकि ऐसी सिचुएशन बहुत बदल रही है अभी, जेंडर स्टीरियोटाइप को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, उनको खत्म किया जा रहा है ना? उनकी आलोचना की जा रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है। तो हमने ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिया हुआ है कि अगर आपके सामने जेंडर लिख के आएगा तो आप जाओगे समाज के साथ में, अगर सेक्स लिख के आएगा तो आप जाओगे जैविक के साथ में। क्लियर? और हिंदी में तो दोनों में जगह पे लिंग ही लिख के आएगा, बट पेपर में आपको बायलिंगुअल मिलता है, एक तरफ इंग्लिश में भी लिखा होगा और एक तरफ हिंदी में भी लिखा होगा। तो आप थोड़ी सी नजर डाल लीजिए इंग्लिश में कि जेंडर लिखा हुआ है कि सेक्स लिखा हुआ है वहां पे। क्लियर? हमारी स्क्रीनशॉट फिर आगे चलें। बहुत गर्मी हो रही है यार,
पढ़िए 5वां क्वेश्चन, बच्चों का सामाजिकरण क्या है। इन्होंने पूछा है सोशलाइजेशन होता क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आई होप आप इसका जवाब बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। बताइए बच्चों का सामाजिकरण क्या होता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ, बच्चों का सामाजिकरण क्या होता है, यानी बच्चों का सोशलाइजेशन क्या होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि सामाजिकरण जो होता है ये कई आयामी प्रक्रिया है। देखो हमें मालूम है कि हमारा देश जो है, हमारा भारत देश जो है वो मल्टीलिंग्विज्म है। यहाँ पे 22 भाषाएं बोली जा रही हैं और 22 भाषाओं में अगर हिंदी की बात करी जाए तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि हिंदी जो है राष्ट्रभाषा है कि राजभाषा है। तो हिंदी जो है वो एक राजभाषा है और अभी भी किसी भी लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हमारा देश जो है वो मल्टीलिंग्विज्म यानी बहुआयामी देश है। और अगर डेवलपमेंट की बात करिए तो विकास जो होता है वो भी कई चरणों में होता है। वो भी लीनियर नहीं होता है कि एक रैखिक होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कई दिशाओं में होता है, कई डायरेक्शंस में होता है। तो लिखा हुआ है कि बच्चों का सामाजिकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है। मैंने अभी आपको पहले बता दिया कि रैखिक प्रक्रिया तो नहीं, सोशलाइजेशन एक रैखिक प्रक्रिया है ही नहीं, कई दिशाओं में होता है। एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। सामाजिकरण एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, व्यवस्थित प्रक्रिया है कि इस उम्र में आप इस व्यक्ति के साथ में बैठ के आप इतने अच्छे बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है। हम समाज में रहते हैं तो लोगों का अनुकरण तो करते हैं, बट मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अपने पास में 2-4 लोग पॉजिटिव बना के रखिएगा ताकि आपकी लाइफ में जो गोल है आपने सेट किए हैं उनको पाने में आपको थोड़ी इजी प्रोसेस हो जाए। मतलब ना कितनी निगेटिविटी भरी पड़ी है इस दुनिया में ना, कुछ लोगों को अच्छा बना के रखिए जो आपके आसपास के लोग अच्छा है ना। बाकी लोगों को हटा दीजिए, जीवन से ब्लॉक कर दीजिए। आपको कोई जरूरत नहीं है आपको उन लोगों के साथ में रहना, इससे अच्छा है आप अकेले रहो, है ना। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी निकाल दीजिए अपने जीवन से जो निगेटिविटी रखते हैं अपने माइंड में, क्योंकि वो अगर आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है तो वो इंसान आपकी भी 4 लोगों के सामने बुराई करेगा। आप उससे इस बात की उम्मीद मत रखिए कि वो हमारे सामने किसी और की बुराई कर रहा है तो हमारी किसी और से नहीं करेगा। तो ये उम्मीदें बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो समाज में रह के हम सीखते तो हैं, बट समाज के लोग आजकल के ऐसे हो गए हैं कि आपको सक्सेस होना देखना ही नहीं चाहते, है ना। तो आप अपना काम करिए, इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, पढ़िए थोड़ा, है ना। हम उस फैमिली से तो नहीं है कि घर वाले 4-5 करोड़ दे देंगे, कहेंगे भैया जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तो ऐसा तो नहीं होने वाला ना। तो पढ़ के हम कुछ कर सकते हैं अच्छा खासा, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता कि सुव्यवस्थित तो नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कैसा है, एक जटिल प्रक्रिया है और कई आयामों में होती, जरूरी नहीं वो एक ही तरीके से सोशलाइजेशन आपका होगा, है ना। सामाजिक, अगर आप समाज में रहते हो तो समाज में रहकर सीखते भी हो, जरूरी नहीं वो एक टाइम पे आप सब सीख गए, है ना। एक निश्चित ऐसा तो बिल्कुल नहीं। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है, यानी हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ में, जो एक जटिल प्रक्रिया है। यानी सामाजिकरण जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोली जा रही है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है जेंडर स्टीरियोटाइप से। मैंने अभी इसके बारे में बताया था आपको, पढ़िए फटाक से और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिए। लिखा हुआ है कि सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, यानी जहां पे ऐसी क्लासरूम है जहां पे लड़के भी बैठे हुए हैं और लड़कियां भी बैठी हुई हैं, तो आपको क्या करना है, यानी क्या, एक मिनट, एक सह शिक्षा कक्षा में यानी एक क्लासरूम है जहां पे लड़के भी बैठे हुए लड़कियां भी बैठी हुई हैं, लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, यानी टीचर जो है उसने लड़कों के लिए भी कमेंट किया है। क्या कमेंट किया है, पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देती है। मतलब यहाँ पे क्या बहुत बात बोली जा रही है, एक टीचर जो क्लासरूम में है उसने लड़कों से कहा है कि लड़कियों के जैसे व्यवहार मत करो। जो है ये जो व्यवहार उन्होंने ये बात जो बोली है ये किस चीज को बढ़ावा दे रही है। देखो मैंने आपको पहले बता दिया था, ये जेंडर स्टूडेंट, ये कई बातें जैसे बोली जाती है कि लड़के जो होके गुड़ियों से खेलता है, लड़का होके रोता है, या फिर लड़के हो तो कार से खेलो, लड़की हो तो गुड़ियों से खेलो। तो ये क्या है, ये एक समाज ने तय किया है, यानी ये समाज ने बनाया हुआ जेंडर स्टीरियोटाइप, ये रूढ़िवादिताएं हैं। ये ऊपर से कोई बात ऐसी नहीं है कि लड़का जो है वो गुड़ियों से नहीं खेलेगा, लड़की जो है तो वो गुड़ियों से खेलेगी, लड़का जो है कार वगैरह से खेलेगा। तो यहाँ पे टीचर ने ये बात कह तो दी है, मतलब ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, बट टीचर ने ये बात बोली है यहाँ पे कि जो है आप लड़कियों जैसे व्यवहार मत करो, यहाँ पे पुरुष बनो। तो यहाँ पे क्या है, क्या ये जेंडर समानता है, मतलब क्या दोनों दोनों जेंडर को ये समानताएं दी जा रही हैं कि लड़का भी ठीक है लड़की भी ठीक है? क्या जेंडर रूढ़िवादिता है, ये जेंडर रूढ़िवादिता है क्या ये समाज में फैली हुई रूढ़िवादिताएं हैं, परंपराएं हैं, या फिर जेंडर भूमिका में लचीलापन है। लचीलापन का मतलब है कि आप उनको मिटाने के लिए काम कर रहे हो, क्या ऐसा है यहाँ पे? क्या जेंडर समता है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे सामने एक ही बात आ रही है कि एक जेंडर रूढ़िवादिता है, ये रूढ़िवादिता है जहां पे बताया जा रहा है आप लड़के और लड़कियों को अलग अलग कैटेगराइज कर रहे हो, है ना, कि तुम ये काम करोगे और तुम ये काम करोगी, जो कि गलत है। क्लियर, हमारी स्क्रीनशॉट आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बात बोली जा रही है।
आगे बढ़ते थोड़ा सा पढ़िए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। फिर से वही आ गया प्राइमरी एजेंट और सेकेंडरी एजेंट वाला। मैंने अभी आपको बताया था इसके बारे में कि प्राइमरी एजेंट क्या होता है, सेकेंडरी एजेंट क्या होता है। पढ़िए, देखो, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी सामाजिक अर्थ की प्राथमिक संस्था है। मैंने अभी आपको बताया, देखो इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन अभी आपके सामने आएंगे। प्राथमिक संस्था प्राइमरी एजेंट मैंने अभी आपको बताया था कि वो माता पिता होते हैं और आपकी फैमिली होती है। और फैमिली के समय अगर आपका नाइबरहुड जुड़ा हुआ है, यानी पास पड़ोस जुड़ा हुआ है, आस पड़ोस जुड़ा हुआ है, तो आप उसके साथ में जाओगे। देखो, प्राथमिक एजेंट की बात, किताबें प्राथमिक एजेंट की बात नहीं हो रही, सिनेमा जो है वो सेकेंडरी एजेंट है, प्राथमिक नहीं है। क्लियर। माता पिता का कार्यस्थल में भी अगर परिवार ना होता तो हम माता पिता के कार्यस्थल से, कार्यस्थल क्यों होगा, जहां पे माता पिता काम कर रहे हैं उसको ले जाओगे, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया परिवार, हमारी फैमिली जो है वो प्राथमिक संस्था है, यानी प्राइमरी एजेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आप आंख बंद करके ऑप्शन लगा के आइएगा, कभी भी गड़बड़ नहीं होगा आपका। और कोई भी निगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं आपको। केवल अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने हैं, और अगर आप ओबीसी वगैरह से हैं तो आपको केवल 82 मार्क्स लाने हैं। पेपर जो है हमारा 150 का होता है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप पास कर सकते हो अगर आपको 82 मार्क्स आए हुए हैं। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बात बोली जा रही है। पढ़िए, देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिखा हुआ है। आई होप आप जवाब जरूर दे पाओगे इसका कि यहाँ पे क्या बात बोलेंगे। लगभग किस उम्र के आसपास, यानी कौन सी ऐसी उम्र है, किस एज में कह रहे हैं कि प्राय बच्चों में जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है। यानी किस उम्र में, देखो कितना इजी पूछा गया है, किस उम्र में बच्चे को ये एहसास हो जाता है कि वो लड़का है कि लड़की है। मतलब ऐसी कौन सी एज है, क्या वो 4 वर्ष है, 10 वर्ष है, 14 वर्ष है या 18 वर्ष है। क्या 18 वर्ष में ये जान पाएगा वो लड़का है कि लड़की है? क्या 14 वर्ष में जान पाएगा है? 14 वर्ष में आजकल पता नहीं बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, समझ रहे हो। अब मैं बोलूंगा तो नहीं, आई होप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या बात बोल रहे हैं, किस उम्र में कह रहे हैं कि बच्चे समझ पाते हैं। तो मैं आपको इजीली बता दूं, ये 4 वर्ष की अवस्था होती है, यानी 4 वर्ष में, 4 ईयर की उम्र में बच्चा को प्रारंभिक एहसास हो जाता है कि वो लड़का है कि लड़की है। क्लियर। तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ में हम जाएंगे। 10 वर्ष नहीं कह सकते यार, 10 वर्ष में तो कमाल कर रहे हैं आजकल लोग, है ना, तो इसके साथ में हम नहीं जा सकते। समझ रहे हो आगे क्या मैं कहना चाह रहा हूं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, है ना। पैदा होते हैं आजकल मोबाइल दे दिया जाता है उनको कि भैया बच्चा पैदा होने वाला है, मामा मम्मी हम गिफ्ट में उनको मोबाइल दे रहे हैं। जब शुरू में बच्चा पैदा हुआ है आप उसको मोबाइल दे दोगे हाथों में, और फिर जब थोड़ा सा बड़ा होगा तब कहोगे बिना मोबाइल के तो खाना खाता नहीं है यार, है। आपने कैसे उसकी आदतें डाली है, शुरू में आपने मोबाइल दिया हुआ है, उसको पैदा नहीं हो पाता गिफ्ट में मोबाइल पहले आ जाता है। आजकल चल रहा है ट्रेंड ये, समझ रहे हैं ना आप क्या हो रहा है, कहां तक ये यूथ, ये कहां जा रहा है यूथ, है ना, जनरेशन कहां जा रही है। क्या लिखा हुआ है कि सामाजिक अर्थ की प्रमुख प्राथमिक संस्था कौन सी, फिर से वही आ गया है। प्रारंभिक एजेंट यानी प्राथमिक एजेंट कौन सा होता है, प्राइमरी एजेंट कौन सा होता है, क्या वो पुस्तकालय है। मैं बता दूं पुस्तकालय प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी होता है। स्कूल भी सेकेंडरी होता है, सरकार ऐसा कुछ नहीं है। प्राथमिक परिवार है, हमारी फैमिली जो है। इनको मैं क्या बार बार बताऊं यार, इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप देख, देखो आपके माइंड में इनको लग रहा होगा देख के यार ये क्वेश्चन तो मैं इजीली पेपर में कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप इनको वहां पे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ये यहाँ पे इसीलिए आपको लग रहा है क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो आप इजीली आंसर दे पा रहे हो। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, मतलब मैं इतना कह रहा हूँ कि केवल अगर आपने इतने मतलब कुछ वीडियोस मेरे देख लिए तो उतने में ही आपकी सीडीपी तो बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मैंने सीडीपी हो गया, हिंदी गद्यांश हो गया, हिंदी पद्यांश हो गया, सारी चीजों को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको। और बस आप कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो आपको आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा, मैं इतना आपसे वादा कर रहा हूँ। क्लियर। तो ये तो हो गया आपका। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बात बोली जा रही है। देखो ये क्वेश्चन एक आया है वो अजर्सन और रीजन से, यानी अभी तक सीटेट का जो पैटर्न है, सिलेबस जो है वो चेंज नहीं हुआ है बहुत दिनों से। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया है, यानी पहले जो क्वेश्चन था वो डायरेक्टली पूछ देते थे, लेकिन अभी क्या है क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, यानी एक कारण दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट है, फिर उसका एक तर्क दिया हुआ है इन्होंने, फिर कह रहे हैं मुझे बताओ स्टेटमेंट सही है या फिर तर्क सही है या फिर दोनों एक दूसरे के लिए सही है, आपको बताना है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देख लेने के लिए छात्रों को सक्षम करें। देखो यहाँ पे क्या बात बोल रहे हैं कि स्कूल के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है, टीचर्स के लिए ये बात महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता यानी जो जेंडर स्टीरियोटाइप फैला हुआ है कि लड़के ये काम करेंगे और लड़कियां ये काम करेंगी, ये रूढ़िवादिताएं फैली हुई हैं, इनकी आलोचना करने के लिए उनको मीडिया का सपोर्ट लेना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, मीडिया का अगर आप सपोर्ट लोगे, सोशल मीडिया का यूज करोगे तो हो सकता है ये रूढ़िवादिताएं जल्दी मिट जाए, तो ये बात तो सही है।
देखो मीडिया सामाजिक करण की एक महत्वपूर्ण संस्था है, बिल्कुल सही बात है। मीडिया भी सामाजिक करण की एक महत्वपूर्ण संस्था है, चाहे वो परिवार हो, चाहे मीडिया हो, चाहे स्कूल हो, ये महत्वपूर्ण संस्थाएं होती हैं, एजेंट होते हैं हमारे सामाजिकरण के, सोशलाइजेशन के। तो दोनों सही है ना? और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी सही कर रहे हैं, तो ए सही, ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की, तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ में हम जाएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बात बोली जा रही है। हमारी स्क्रीनशॉट, चलिए अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। पढ़िए फटाक से क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं क्या बात बोली जा रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या खास बात है जो ये कह रहे हैं, फटाक से कमेंट करिए, मुझे करिए कमेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, लेकिन किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क, यानी ऐसा कौन सा चरण है, मैंने अभी आपको बताया डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है वो कई चरणों में बटा हुआ है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं, यानी निगमनात्मक यानी तर्क, अपना दिमाग लगाने लगते हैं किस स्टेज में, सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं। बताइए, निगमनात्मक तर्क की बात हो रही है यहाँ पे, है ना? तो ये किस चरण में होता है? क्या वो संवेदी चालक, जीरो से जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है जहां पे बच्चा तर्क करने लगेगा क्या? पूर्व संक्रियात्मक 2 से कितना वर्ष होती है, यानी आपको अगर इनसे एज पूछी जाए तो मैं इसका डिटेल वीडियो आपको दे चुका हूं कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था जो होती है वो संवेदी परक अवस्था होती है। और आगे अगर 2 से और बात करें, 4 साल की उम्र की बात करें या 6 से उम्र की बात करें, तो पहली बात तो देखो मूर्त संक्रियात्मक में भी लॉजिक आ जाता है, लेकिन अगर निगमनात्मक तर्क की बात करें तो ये अमूर्त संक्रियात्मक में होता है, यानी जो लास्ट स्टेज होती है हमारी, इसके अंदर जो होता है बच्चे के अंदर निगमनात्मक तर्क आने लगते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? हमारी स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे, देखते हैं आगे क्या बात बोली जा रही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारा। देखो क्या लिखा हुआ है, किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं, यानी कौन सी ऐसी प्रक्रिया, ये तो आप बता ही सकते हो यार, बहुत इजी है आपके लिए, इजीली आंसर दे पाओगे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है। देखो कह रहे किस प्रक्रिया में, यानी कौन सी ऐसी प्रोसेस है जहां पे बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं। क्या वो समायोजन है, क्या वो अधिसंज्ञान है, सामाजिकरण है, पृथक्करण है? पृथक्करण क्यों होगा, पृथक्करण की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, कोई प्रक्रिया थोड़ी ना है समायोजन। सामाजिकरण की एक प्रक्रिया है, यानी सोशलाइजेशन ऐसी प्रक्रिया है जहां पे हम समाज में रह के तौर तरीके सीखते हैं कि हमको पापा से ऐसे बात करनी है, मम्मी से ऐसे बात करनी है, और अपने पड़ोसियों से और दोस्त यारों से ऐसे बात करनी है। तो ये सारी चीजें हम समाज में रह के इंटरैक्ट यानी अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 13 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बात बोल रहे हैं, ये समझ लेते हैं फटाक से। फिर से अजर्सन और रीजन की बात यहां पे आ गई। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कथन में क्या कह रहे हैं कि माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ने के बजाय गणित व विज्ञान के विषयों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पे क्या बात बोल रहे हैं, ये समझ रहे हो आप? माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ने के बजाय गणित व विज्ञान के विषयों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भाई आप ये बताओ कि एक एज ए टीचर आप ये क्यों कहोगे कि भाषा पढ़ने के बजाय, मतलब भाषा क्यों नहीं पढ़ोगे? लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। लैंग्वेज, देखो भाषा जो होती है वो क्या होती है, एक संप्रेषण का माध्यम है जिसके थ्रू हम बात कर पाते हैं, अपने सामने वाले से इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जरूरी तो नहीं आप भाषा जोड़ के कहोगे भाई आप गणित पढ़ो, विज्ञान पढ़ो, तो ये तो बात फॉल्स है भाई, है ना? ये बात नहीं हो सकती। लड़कों में भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, ऐसा कुछ होता है कि लड़कों में भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है? ये क्या बोल रहे हो यार, हैं? भाषा को पढ़ने की जन्मजात आप जन्म से क्या शुरुआत से पढ़ने लगते हो क्या? हैं? शुरू से ही पढ़ने लगते हो क्या? जब से आप पैदा हुए पढ़ने लगते हो? लड़कों में भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, तो ये तो ठीक है, जन्मजात क्षमता थोड़ी ना, आप पैदा इसके साथ थोड़ी ना पैदा हुए हो कि आपको सब कुछ पहले से ही आता है ना? तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, चॉम्स्की बारे में, चॉम्स्की नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने कहा है कि बच्चे के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस तो होती है कि वो भाषा को पकड़ सकता है। जन्मजात क्षमता की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि लड़कों में भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती बल्कि होती है। आपको पता है चॉम्स्की ने कहा है कि बच्चे के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है, कि शुरुआत में ये क्षमता के साथ में वो पैदा होते हैं। तो ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलत बोल रहे हैं, तो ये तो फॉल्स हो गया कि क्षमता होती है बच्चों के अंदर, ठीक है? तो दोनों ही गलत हैं, ए और आर दोनों ही गलत हैं, हम डी के साथ जाएंगे। डी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम सही है, क्योंकि जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही इन्होंने हमसे गलत था। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बात बोली जा रही है, पढ़िए जरा। बहुत छोटे बालकों के लिए सामाजिक अड़ की प्राथमिक संस्था, फिर से वही क्वेश्चन, कई बार 100 टाइम, देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, यानी अलग अलग सेटों में पूछा गया है, इसलिए हमारे पीपीटी मास्टर ने आपको अलग अलग तरीके से प्रोवाइड किया हुआ है। देखो एक ही क्वेश्चन कई तरीके से घुमा के दिया हुआ है आपको, कह रहे हैं कि बहुत छोटे, कितने भी छोटे हो यार, बहुत छोटे बालकों के लिए सामाजिक अड़ की प्राथमिक संस्था है। प्राथमिक संस्था वही रहेगी चाहे बच्चा बड़ा हो और चाहे छोटा हो, है ना। प्राथमिक संस्था है कौन सी है, क्या धार्मिक संस्था, विद्यालय है, तत्कालीन परिवार है, देखो वही बात आ गई, तत्कालीन परिवार यानी फैमिली जो है वो प्राथमिक एजेंट है, यानी प्राइमरी एजेंट है। क्लियर, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। 14 का डी करेक्ट है हमारा। अब चलेंगे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। आज हम ओवरऑल 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं हमने, लास्ट पढ़ लीजिएगा, कमेंट जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, बताइए फटाक से कमेंट करके क्या लिखा हुआ है। देखो कहीं कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण है क्या, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप जो फैला पड़ा हुआ है इसको रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम क्या हो सकता है। क्या वो अंतर जेंडर पारस्परिक को प्रतिबंध किया जाए, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करने से बचा जाए। बचोगे क्यों भाई, डिस्कस करोगे तभी तो काम होंगे। ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादिताओं को चुनौती दें। रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए। भाई रोज आप जेंडर स्टीरियोटाइप बढ़ाओगे तो गलत, ये खत्म कहां से होगा यार, हैं, प्रतिबंध लगा दो तो खत्म हो जाएगा, नहीं। ऐसे उदाहरण दिए जाएं जो उन रूढ़िवादिताओं को चुनौती दें, मतलब ऐसी बातें आप प्रकट करो, डिस्कस करके कमेंट करो ऐसे कि इन रूढ़िवादिताओं को चुनौती मिले कि हाँ भाई जो भी ऐसा बोले वो बिल्कुल गलत बोल रहा है ना, एक उसको चुनौती मिले। तो हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ में जाएं। आई होप आपको क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आए होंगे, अगर आपने पूरा सेशन देखा होगा तो। क्लियर, इतनी बात। तो ओवरऑल 15 आपने डिस्कस किए हैं, वो कितने आपके सही हुए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में थोड़ा बता दीजिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। और सेशन अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा यार मेरे, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन तो आ जाएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना यार, ठीक है। और ओवर आउट ऑफ 15 आपने कितने सही किए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और आपका डाउट कहाँ रह गया है वो आप मुझे कमेंट करिए। हम आपका कमेंट नेक्स्ट वीडियो के अकॉर्डिंग ही, मतलब आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट वीडियो हम प्लान करेंगे, चाहे वो हिंदी गद्यांश हो, चाहे वो हिंदी पद्यांश हो, साइंस हो सकती है, सीडीपी हो सकती है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। ओके, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, नई और आशा उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच मेरे भाई बहन, थैंक यू सो मच।